हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। साथियों, जैसे कि मालूम होगा कि इससे पहले जो हम लोग 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आज जो हम लोग चौथा चैप्टर पर बात करेंगे। जो चौथा चैप्टर होगा क्या, बाल गोविंद भगत, यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, ये बाल गोविंद भगत का जो है ना लेखक जो है ना, इनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या लिखा हुआ है? राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ना, ये लेखक है। और यह एक क्या है, रेखा चित्र है। समझे ना, रेखा चित्र, समझते हो बात को? अच्छा, रेखा चित्र क्या है? यहाँ लिखा हुआ कि जब किसी व्यक्ति की आकृति, चाल ढाल तथा स्वभाव का वर्णन होता है ना, उसी को हम लोग रेखा चित्र बोलते हैं। तो रेखा चित्र क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की चाल ढाल, स्वभाव का वर्णन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा चित्र बोलते हैं। समझ में आई बात? अब देखिएगा, यहाँ हम लोग क्या है, ये जो बाल गोविंद भगत जिसका लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी, तो हम लोग क्या है, बाल गोविंद भगत से जितने भी पॉइंट बनने वाला है उन पॉइंट पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जो आपका परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग जो है ना, बुक का पूरा रीडिंग नहीं देंगे, और बुक को रीडिंग देकर के क्या किया, पूरा पॉइंट को हम लोग यहाँ ला करके रख दिए हैं। और इनके अलावा जो क्वेश्चन आंसर है, और क्वेश्चन आंसर पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। समझ में आई बात को? तो यही लिखा हुआ है पहले बाल गोविंद भगत का परिचय। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद का गोरी चिट्ठे आदमी थे। अच्छा, मझोले कद का मतलब मीडियम साइज का था, ना इतना बड़ा ना इतना छोटा, मीडियम साइज थे। और क्या, गोरे थे, और इसमें चिट्टा चिट्टा लगा हुआ था, तो वह गोरी चिट्टे आदमी थे। यहाँ से भी पॉइंट आएगा कि मझोले कद के और गोरी चिट्टे आदमी थे बाल गोविंद भगत। और 60 साल उम्र हो चुका था। कितना साल? 60 साल ऊपर हो चुके थे, ये देखिए, है ना, यही लिखा हुआ 60 साल से ऊपर के थे। और हमेशा सिर में जो है ना कबीर पंथी सी कनपट्टी टोपी। अच्छा, कनपट्टी टोपी जो इस तरह जो होता है ना, ऊपर में ऐसे रहता है और यहाँ तक खिराव लगा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कबीर पंथी से कनपट्टी टोपी। हमेशा पहना हुआ रहता था। कि कौन सा टोपी? कबीर पंथी से कनपट्टी टोपी। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, समझे ना। और जाड़े में जो है ना काली कमली ओढ़े रहते थे, काली कम्बल जो है ना ओढ़े रहते थे। समझे ना, क्वेश्चन देगा। यानी बाल गोविंद भगत जाड़े में क्या ओढ़े रहते थे? काली कमली। मस्तक पर हमेशा क्या है, रामानंद चांदी लगा रहता था। मस्तक पर क्या था? हमेशा रामानंद चांदी ना क्या लगा हुआ था मस्तक पर? यहाँ लिखा हुआ मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगा रहता था। अच्छा, रामानंद जैसे देखते हो ना लोग मंदिर में इस तरह लगा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चंदन लगा रहता था। वह क्या है, साधु जैसा लगते थे, है ना, ये लगा करके साधु जैसा लगते थे। लेकिन वास्तव में क्या है, वह गृहस्थ थे, है ना, साधु नहीं थे। क्वेश्चन देगा तो वह क्या है, साधु जैसा लगते थे, लेकिन क्या थे, रियल में वह गृहस्थ थे। समझे ना, तो यही है। वह कबीर को साहब मानते थे। कौन? बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? बोलो, कबीर को साहब मानते थे। समझे ना, तो यही लिखा, वह कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं की गीतों को गाते थे। अगला है कि घर से साहब की दरबार जो है ना 4 कोस दूर था। अच्छा, घर से जो ना कबीर की जो साहब जिसको मानते थे, उनकी बाल गोविंद भगत की जो घर, जो इसके कबीर की दूरी थी, तो क्या 4 कोस। समझे ना, यही लिखा हुआ। अगला पॉइंट है भगत जी इकलौता। समझे, भगत जी को क्या है, एकलौता बेटा था। यह लिखा हुआ एकलौता बेटा था। समझे ना, यहाँ बेटा छूट गया है, ये याद रखिए, एकलौता बेटा था, जो क्या सुस्त और बौद्धा था, हमेशा सुस्त रहता था। समझे, याद रखिए, सुस्त और बौद्धा था, ऐसे रहता था हमेशा। तो यही है कि हमेशा क्या है, सुस्त और बौद्धा था। तो क्वेश्चन देगा, भगत जी को एकलौता बेटा था जो सुस्त और बौद्धा था। समझे ना। अब क्या हुआ, सुस्त और बौद्धा था, तो कबीर का कहा, ये सॉरी, बाल गोविंद भगत का कहना था कि जो सुस्त और बौद्धा होता है ना, उनको ज़्यादा है ना देख रेख करने का अधिकार होता है। क्योंकि समझे ना, वो बेचारा क्या करता है, वंचित रहता है हर चीज़ से, इसीलिए इसका ज़्यादातर देख रेख करनी चाहिए, यही लिखा हुआ। और उनकी शादी जो है ना करवा दिया गया। समझे ना, तो शुभ शादी जो करवाए ना, और भाग्य से क्या हुआ कि भगत जी का जो पुतहु थे ना, वह बहुत ही सौभाग्य और सुशील थे। समझे, बहुत अच्छे मिला, जबकि बेटा इसका क्या था, बौद्धा था, याद रखिएगा। अब क्या है, ये समझे ना, ये क्या था, भगत, बाल गोविंद भगत जो है ना, कार्तिक और फागुन महीने में उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। कार्तिक और फागुन महीना, यानी कार्तिक से शुरू होकर के फागुन महीना तक जाती थी, वो भजन कीर्तन करते थे। समझे, यही लिखा हुआ। और उनका जो ये कहे जो गाते थे ना, उनका एक सॉन्ग था, गाना था, जो कबीर का ही गाना था, लिखा हुआ था, मोदी में गोदी में पीवैया चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना, यही गाते थे हमेशा। यानी गोदी में पीवैया चमक, यानी चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना, वो हमेशा क्या करते थे, गाया करते थे। कौन?
बाल गोविंद भगत। अगला है, वह हर वर्ष क्या है 30 कोस जो है ना गंगा स्नान करने पैदल जाते थे। हर वर्ष क्या करता 30 कोस, है ना, याद रखिएगा, पैदल जाते, 30 कोस बराबर लगभग 90 किलोमीटर पैदल जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और अपने बेटे की मृत्यु, जब उनकी बेटी की मृत्यु हो जाता है ना, तो सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार है कि अग्नि जो किया जाता है, मुखाग्नि किया जाता है, तो पुरुष करते हैं। तो यही है कि अपने बेटी की मृत्यु के पश्चात पुतों को मायके भेज दिया गया। और ये याद रखिए, जब इनका बेटा जो ना मृत्यु हुआ ना, मुखाग्नि जो ना अपने पुतों से ही दिलवाया, और इसको जो है ना क्रियाक्रम करने के बाद और पुतों को कहा था कि तुम अपने मायके चले जाओ, समझे ना, और वहीं पर जाकर के तुम दूसरे शादी कर लेना और अच्छा जिंदगी गुजर बसर करना। लेकिन उनका पुतौ जो ना अडिग था कि नहीं हम यहीं रहेंगे, लेकिन भगत कहता गया कि तुम यहाँ रहोगे तो हम ही चले जाएंगे, ये कहना लगा था, समझे ना। यही लिखा हुआ है कि अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात जो पुतौ को मायके भेज दिया। क्वेश्चन देगा कि अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात जो है ना अपनी पुतौ को कहाँ भेजा, तो मायके भेजा था, समझे नहीं, ये याद रखिएगा। तो इस तरह आपका पॉइंट आएगा, सभी से ऑब्जेक्टिव बनेगा। क्वेश्चन ऐसे देगा कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितने थे, 60 साल थे। इसी तरह बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे, गोरे चिट्टे मझुले कद के थे। अब देखिए क्वेश्चन आंसर पर बात करते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था ना। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था, यहाँ लिखा हुआ कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, है ना, गृहस्थ का मतलब जो गृहिणी कार्य करता है, लेकिन उसे साधु इसलिए कहा जाता था, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। वह पाप और पापी लोगों से क्या करता था, दूर रहते थे। वह दिन रात भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। यही कारण है कि बाल गोविंद भगत को साधु कहा जाता था, समझे ना। वो ये याद रखेगा, शुद्ध साधु जैसा आचरण रखते थे, गृहस्थ थे लेकिन साधु जैसा आचरण रखते थे। वो कभी किसी के खेत में सोच करने के लिए भी नहीं बढ़ते थे, हमेशा शुद्ध बोलते थे, शुद्ध वातावरण मरते थे, और जो बात जिसको कहना था उसी मुंह में कह देते थे, समझे। यही कारण उसको जो है ना साधु कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, अपने समझे भगत ने अपने बेटे के मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की। उनका बेटा जो मरा था तो अपनी भावनाओं को किस तरह व्यक्त किया, तो यहाँ लिखा हुआ है, जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया था तो वह अपने बेटे के लाश को आंगन में रखकर उसे सफेद चादर से ढककर उसके बगल में बैठकर झूम झूम कर खुशी का गीत गा रहे थे। बेटा मरने के बाद खुशी का गीत गा रहे थे, समझे ना। और बाल गोविंद भगत सभी से कह रहे थे, यह खुशी का माहौल है, अब मेरे बेटे से कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि वो इस दुनिया से चले गए हैं ना। वह इस पापी दुनिया को छोड़कर अपनी असली दुनिया में हमेशा के लिए जा रहे हैं। आज आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। इस तरह भगत अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। बेटे मरने के बाद लाश को क्या कहता, आंगन में रखते हैं और डमड़ी बजाना शुरू कर देते हैं और खुशी मनाते हैं, और लोगों को कहता आत्मा परमात्मा के पास चले गया, अर्थात अब उनके साथ कोई बुराई नहीं होगी। लोगों को कहा गम के बजाय, रोने के बजाय लोगों को खुशी मनाना चाहिए। यह था बाल गोविंद भगत, समझे ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी। क्वेश्चन नंबर पूछता है कि बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी। यहाँ लिखा हुआ, बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील यह थी दी कि तुम अपने भाई के साथ चले जाओ। अपने पुतों को कहा तुम अपने भाई के साथ चले जाओ और दूसरी शादी कर लेना, नहीं तो हम इस घर को छोड़कर चले जाऊंगा। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं चले जाऊंगी। यही था आखिरी दलील। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पुत्र वधु द्वारा यानी पुतों द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता। व्यक्तित्व का मतलब था पर्सनालिटी, शख्सियत जिसको उर्दू में बोलते हैं। यही लिखा हुआ, पुत्र वधु द्वारा पुत्र का मुखाग्नि, मुखाग्नि का मतलब क्या होता है, आग। जो सनातन धर्म में जो मरता है ना तो आग पहले मुंह में दिखाया जाता है, यही है। पुत्र वधु द्वारा पुत्र का मुखाग्नि दिलाना भगत जी के उज्जवल व्यक्तित्व, सच्चाई, स्त्रियों के प्रति सम्मान और बराबरी का दर्जा मानना और महानता जैसी विशेषता को क्या करता है, दर्शाता है। ये याद रखेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल गोविंद भगत ने पुतों से बेटे को आग क्यों दिलवाई, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना, देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ, बाल गोविंद भगत का कहना था कि स्त्री और पुरुष एक समान होता है। समाज में स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समाज में स्त्रियों को
सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान का मतलब इज्जत प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। यही सब बातों को सोचकर बाल गोविंद भगत ने पुतों से बेटे को क्या किया, आग दिलवाई। समझ में आई बात को। अब यहाँ क्या है, जितने भी पॉइंट है आप पॉइंट को कॉपी में उतारिए और क्वेश्चन आंसर को क्या किया, अच्छा से लिखिए और उसको याद कीजिए। अगर इसी तरह हुबहू याद कीजिए, देखिए ज़्यादातर ये किताबी लैंग्वेज नहीं दिया गया, ये अपने लैंग्वेज में लिखा गया। एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ लिखा होगा तो परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही क्या कहे उत्तर दे, ये अपने शब्दों में ही लिखा हुआ, न कि बुक का लैंग्वेज में लिखा हुआ। और याद रखिए कि यूट्यूब में जो ऐसे मिलेगा नहीं आपको, जितना अच्छा से हम लोग लिख करके बताए हैं, समझे ना, सारा पॉइंट बाय पॉइंट है और इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। तो उनको क्या कीजिएगा, अच्छा से लिख लेना है, कॉपी में याद कीजिए। बाकी अगर चाहिए कि नहीं PDF मिलना है तो PDF के लिए जो ना एक नंबर दिया गया है 7488204870, उस पर क्या किए और संपर्क कीजिए, जहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएगा। बाकी यहीं तक रहते हैं आज, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए।